साथियों नमस्कार। मैं लाइब्रेरियन हितेंद्र चौधरी लाइब्रेरियन की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों आपके पीछे एक हेडिंग लगी हुई है केवीएस लाइब्रेरियन 2023 फर्स्ट पेपर। तो ये फर्स्ट पेपर आज मैं सॉल्व नहीं करा के आपके सामने हमारी एक मैम है जिनका नाम है सैफाली गोस्वामी, जो वर्तमान में लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत है। साथ ही साथ वो यूजीसी नेट क्वालिफाइड भी है। उसी के साथ साथ वो भी आज से हमारी टीम में काम करेंगी और आपके लिए अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगी साथियों। तो आपका भी सपोर्ट उनके लिए बहुत जरूरी रहेगा साथियों। तो उनकी आज ये पहली क्लास है और पहली क्लास में केवीएस लाइब्रेरियन 2023 का जो पेपर है वो सॉल्यूशन कराएंगी। तो क्लास जो है आपकी स्टार्ट होने वाली है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है करियर क्लासेस जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं शेफाली गोस्वामी आप सभी का स्वागत करती हूं और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि सर ने इंट्रोडक्शन मेरा दे ही दिया है, तो आज हम जो है वो एमसीक्यूज का सेशन लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, केवीएस लाइब्रेरियन 2023 फर्स्ट पेपर जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पुस्तकालयों के राष्ट्रीय मिशन एनएमएल के लिए राष्ट्र केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? ठीक है ना, मैं इंग्लिश में भी आपको डिक्टेट कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज? तो हमारे सामने ये चार ऑप्शंस हैं। निस्केयर पहला आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन है। सेकंड है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। सी है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। डी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसका हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन सा होगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ट्रिपल आरएलएफ, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और इसकी डेट भी हम लोग लिख लेते हैं 22 मई। ठीक है ना, तो ट्रिपल आरएलएफ इसका करेक्ट आंसर है। और निस्के बाकी के ऑप्शंस भी हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। बाकी के ऑप्शंस हम लोग चेक कर लेते हैं। निस्केर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 2002 में। ठीक है ना। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय है भारत का, उसकी स्थापना हुई थी 1948 1948 को। ठीक है। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस को ब्रीफ फॉर्म में लेके चल रहे हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर अपना होगा सी, ट्रिपल आरएनएफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस आर रंगानाथन की 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम प्रकाशक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट पब्लिशर ऑफ द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? रंगानाथन। इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में इसका कुछ मिसप्रिंट है, तो आप हिंदी वर्जन इसका देख लीजिए, करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने थॉमसन। बी है एडवर्ड गोल्डस्टोन। सी है एशिया पब्लिशिंग हाउस। और डी है आपका ऑक्सफोर्ड। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। एस आर रंगानाथन की 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम प्रकाशक कौन था? इसे पूछा है आपसे, प्रथम प्रकाशक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर होने वाला है बी, एडवर्ड गोल्डस्टोन। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाले का। इसमें कुछ भी मतलब ऐसा याद करने का नहीं है, ये बिल्कुल फैक्चुअल है। तो आप ऐसे एज इट इज इसको याद कर लें, एडवर्ड गोल्डस्टोन। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड है हमारा, किस वर्ष अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को अधिनियमित किया गया? इन विच ईयर द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी वॉज एनेक्टेड? ये आपको बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास में, 2003, 2006, 2009 और 2011। ठीक है ना, अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को और आंसर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है अरुणाचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो पारित हुआ था वो 2009 के अंदर हुआ था, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होने वाला है। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर है। और 2006 के बारे में भी हम थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट
राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ठीक है, 2006 में अपना राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके पुस्तकालय विधान के अधिनियम वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको ये 4 पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अलग अलग स्टेट के यहाँ पर गिवन है, आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये बताना है कि पहले कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद, इस तरह हमें सीरीज से इसे लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, सेकंड है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और थर्ड ऑप्शन है आपका मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और फोर्थ है बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो पहला कौन सा आया था। वैसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको अरेंज कर लेंगे। तो छत्तीसगढ़ वाला जो आया था हमारा 2008 में, ठीक है, गुजरात वाला हमारा आया था 2001 में, मिजोरम 1993 में, उसके बाद बिहार आया था 2008 में। ठीक है, तो इस तरह हमें अरेंज करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहला अपना आएगा थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन सबसे पहले आएगा, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट, बी इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993, देन गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001, देन छत्तीसगढ़ और फिर बिहार। बिहार पहले आएगा क्योंकि डेट वाइज बिहार पहले है, तो बिहार को पहले रखेंगे फिर छत्तीसगढ़ को रखेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ऐसा रंगानाथन के अनुसार सूक्ष्म विषय है। आपको बताना है ऐसा रंगानाथन के अनुसार सूक्ष्म विषय जो है वो कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है लघु विस्तार और अत्यधिक गहराई वाला विषय, बी ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक विषयों के युग्म से बना हुआ विषय, तीसरा है ऑप्शन आपका बहुत छोटे विस्तार के साथ विषय, और डी आपका दे रखा है अधिकाधिक विस्तार और अत्यंत सूक्ष्म गहराई के साथ विषय। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करेक्ट बताना है कि सूक्ष्म विषय कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेट इंटेंशन। ऐसा विषय, माइक्रो सब्जेक्ट एक ऐसा विषय है जहाँ पर जो उसका विस्तार तो होता है वो छोटा होता है, लेकिन उसका इंटेंशन जो होता है वो गहरा होता है, यानी गहराई लिया हुआ सब्जेक्ट लेकिन छोटा, ब्रीफ फॉर्म में, है ना। तो उसे माइक्रो सब्जेक्ट की संज्ञा किससे दी थी, एस आर रंगनाथन। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और बाकी के ऑप्शंस मीनिंगलेस है, तो इसे आपको एज इट इज याद ही करना है, फैक्चुअल है ये। ठीक है, सिक्स्थ है, इसमें थोड़ा टाइपिंग सूचीकरण है, ये सिक्स्थ वाला आपका क्वेश्चन है। सूचीकरण में साइनो लोको का आशय है। ठीक है, आप कैटलॉगिंग पढ़ते हैं तो AACR2 के अंदर ये कंसेप्ट आता है आपका साइन लोको वाला, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना है लेखक के नाम के बिना, सेकंड है वर्ष के बिना, स्थान के बिना सी ऑप्शन है, और डी वर्गांक के बिना, है ना। तो यहाँ साइन लोको से संबंधित हमें क्वेश्चन पूछा गया है, साइन लोको का अर्थ क्या है। लोको से ही आप पहचान सकते हैं, देखो LOCO, लोको यानी लोकेशन से बना हुआ एक ब्रीफ फॉर्म वर्ड है ना। तो लोको क्या हो जाएगा आपका, लोकेशन से संबंधित हो जाएगा, लोकेशन मतलब स्थान। तो हमें बिल्कुल मतलब क्वेश्चन में ही अपना आंसर हमें मिल गया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्थान के बिना। स्थान के बिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट प्लेस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे विदाउट नेम ऑफ ऑथर के लिए हम क्या यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, है ना। S डॉट N डॉट, ये हम यूज करते हैं। स्थान के बिना तो हमने यूज कर लिया, स्मॉल s
एल डॉट, ठीक है, साइन लोको। और हमने विदाउट नेम ऑफ ऑथर के लिए एज डॉट एन, ठीक है, साइन नॉमिनेट करके इसका फुल फॉर्म होता है। तो जब ये एस डॉट एन डॉट के बारे में आपको पूछे तो विदाउट नेम ऑफ ऑथर, और आपको लोकेशन के बिना पूछे यानी कि सूचीकरण में साइन लोको का आशय क्या है, यानी विदाउट प्लेस साइन लोको, तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड संस्करण 5 एडिशन 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्रविष्टि का भाग नहीं है। आपको बताना है, देखिए आपने पढ़ा होगा ट्रिपल सी के अंदर, हमारे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अंदर 5 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उनमें इस ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो उसका सेक्शन नहीं है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अंदर नहीं आता है। तो देखिए हमने पढ़ा है टाइटल सेक्शन हमारा आता है, नेम सेक्शन हमने पढ़ा नहीं है ना, लीडिंग सेक्शन हमने पढ़ा है और ट्रेसिंग सेक्शन हमने पढ़ा, ठीक है। तो नेम सेक्शन जो हो जाएगा इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी इसका आंसर नहीं होगा नेम सेक्शन। नेम सेक्शन जैसा कोई सेक्शन जो है वो ट्रिपल सी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, नेम सेक्शन जैसी चीज ट्रिपल सी के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सेक्शंस के बारे में आपको बता देती हूँ सीक्वेंस वाइज कि ट्रिपल सी के अंदर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अंदर सेक्शंस कैसे कैसे अरेंज है। तो पहला अपना आता है रीडिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, ठीक है। फिर आपका आता है हेडिंग सेक्शन, ठीक है। फिर आपका आता है टाइटल सेक्शन, टाइटल सेक्शन, ठीक है। फोर्थ आता है आपका लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, फिफ्थ आपका आ जाएगा एक्सेशन, एक्सेशन। फिर सिक्स आता है ट्रेसिंग, ठीक है। ये 6 सेक्शंस हैं, है ना, उसमें एक्सक्लूड अपना यहाँ पे हो जाएगा नेम सेक्शन, बाकी के 3 ये इंक्लूड है, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उस पुस्तक हेडिंग एंड कैनन का लेखक कौन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक हेडिंग्स एंड कैनन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बी एस केशवन, बी है कृष्ण कुमार, सी है एस आर रंगनाथन, डी है पी एन कौर, ठीक है। किस लेखक ने ये किताब लिखी थी हेडिंग्स एंड कैनन, ये आपको बताना है ना। तो हम इसका करेक्ट आंसर ढूंढते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा अपना एस आर रंगनाथन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये जो बुक आई थी वो आई थी 1955, ठीक है। तो ये किसकी बुक है, हेडिंग्स एंड कैनन, एस आर रंगनाथन, ठीक है। इनमें 3 ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, पता है आपको, तो वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि पद्मश्री किसको कब कब मिला था, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे सामने ऐसे दिख रहे हैं, तो मैं रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ क्वेश्चन को, है ना। तो बी एस केशवन को मिला था पद्मश्री की बात करूँ, पद्मश्री तो बी एस केशवन को 1960 में, है ना। कृष्ण कुमार का यहाँ कोई यहाँ पर रोल नहीं दिख रहा है ना। और 1957 में एस आर रंगनाथन को, पी एन पलो को मिला था 2004, ठीक है। तो बाकी के 3 ऑप्शन भी हमने इलेबोरेट करके देख लिया, है ना। तो आप भी इसी तरह कनेक्टेड करके जो है वो क्वेश्चंस को पढ़ें, है ना, जिससे आपके दिमाग की जो है एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है और हमारी जो रिमेम्बरिंग पावर है वो बढ़ती है ना। तो इस तरह आप ऑप्शंस को खोल कर पढ़ें थोड़ा सा, ताकि आपको पिछला भी याद रहे, ठीक है ना, ताकि आप रिलेट कर पाए एक क्वेश्चन को हम किस तरह 4 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ने की कोशिश करें, है ना। 9th क्वेश्चन है हमारा, द्विबिंदु वर्गीकरण में मूलभूत वर्ग मेडिसिन में विशिष्ट वर्गों का अनुक्रम किस नियम के आधार पर चयनित किया गया है। ए है अपना विकास अवतरता नियम, बी है काल अवतरता नियम,
सी है दैशिक सामीप्य नियम, डी है अनुवर्णिक अनुक्रम नियम। इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ एक बार। Important classification, the sequence of specials in basic class medicine is chosen according to the principle of। ठीक है, इसमें बताया है कि आपकी जो एल मेडिसिन मेन क्लास है, स्टूडेंट क्लासिफिकेशन की जो एल मेडिसिन मेन क्लास है, उसमें स्पेशल्स और सिस्टम आपको, जैसे एल मेडिसिन मेन क्लास खोलोगे, उसके पीछे जब मेन क्लास खत्म हो रही होती है ना, तो आप खोलोगे स्पेशल और सिस्टम आपको बिल्कुल लास्ट में दिखेगा। तो उसका ये क्रम पूछना चाह रहा है कि जो स्पेशल है वो किस विशेषता के आधार पर रंगानाथन ने उनको अरेंज किया हुआ है, ये यहाँ पर पूछना चाह रहा है ना। तो अपन को बताना है कि मेडिसिन के अंदर जो विशिष्ट वर्गों को है ना, वो किस अनुक्रम में व्यवस्थित किया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये विकास अवतरता नियम के अनुसार जो है रंगानाथन ने उनको स्पेशल को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ए, प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन इवोल्यूशन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे जैसे विकास हुआ चीजों का, वैसे वैसे उन्होंने अरेंज किया। ठीक है ना, तो अरेंजमेंट इस तरह किया है कि जैसे 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 बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे जैसे अरेंज होंगे उस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है। जैसे पहले उसमें आता है एम्ब्रो, एम्ब्रो यानी भ्रूण। भ्रूण से जो है वो मानव शरीर की विकास की शुरुआत होती है, तो भ्रूण को पहले रखा है। फिर आता है अपना चाइल्ड, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो बाल अवस्था में आता है। ठीक है, अडोलेसेंट। ठीक है, तो इस तरह जो है वो मानव के विकास का क्रम इस तरह चलता है। तो वो किस तरह डिवाइड है, प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन इवोल्यूशन, यानी विकास जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे रंगानाथन ने उसको अरेंज करते गए। जैसे मैंने आपको बताया, पहले एम्ब्रो आया, फिर चाइल्ड आया, फिर अडोलसेंट है। ठीक है, इस तरह। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा डीप डाउन क्वेश्चन है, जिसने कोलन क्लासिफिकेशन को ढंग से पढ़ा है वो इसे अच्छे से सॉल्व कर सकता है, उसको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, है ना। जिसे नहीं आया है वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। निम्नलिखित में से डीडीसी 19वां संस्करण, यहाँ पे 19th एडिशन की बात की जा रही है, कौन सा तालिका रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप के साथ संबंधित है। Which of the following tables is associated with the racial ethnic nation group? अकॉर्डिंग टू डीडीसी 19th एडिशन की यहाँ बात की जा रही है। देखिए, कभी कभी घुमाने की वजह से आप जैसे कभी ऐसा होता है कि डीडीसी का 23rd एडिशन भी हमसे पूछ लेते हैं, है ना। तो एडिशन का भी ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि कौन से एडिशन की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो 19th एडिशन की यहाँ पर हमारी बात की जा रही है। तो हम एक एक टेबल देखिए, टेबल 60 टेबल है टोटल, तो आपको हर टेबल के बारे में थोड़ा 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 पता होना चाहिए कि टेबल 1 किससे रिलेटेड है, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6, टेबल 7। ठीक है, तो 60 टेबल है 19th एडिशन में, तो हमें हर एक टेबल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे रेशियल एथनिक ग्रुप की बात की गई है, REN, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं। तो ये संबंधित है टेबल 5 से, है ना। टेबल 5 जो है वो रेशियल एथनिक ग्रुप को डिनोट करती है। टेबल 1 जो है वो स्टैंडर्ड सब डिविजन को बताती है, स्टैंडर्ड सब डिविजन, मानक उप विभाजन इसका हिंदी अर्थ है ना। और सेकंड जो है वो एरिया टेबल है। टेबल 7 है जो पर्सन को बताती है, ठीक है, व्यक्ति को बताती है। और इसके अलावा यहाँ पे जो छूट गई वो भी बता देती हूँ मैं आपको। टेबल 3, टेबल 3 है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, दूसरा एरिया, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। ठीक है, टेबल 4 जो यहाँ पर छूट गई ना वो मैं आपको बता देती हूँ, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, इंडिविजुअल लैंग्वेज। ठीक है, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 मैंने बता ही दिया, 6 एक रह गई है, उसका बारे में बता देती हूँ मैं। टेबल 6 है अपनी
लैंग्वेज को बताती है, भाषा। ठीक है, और टेबल 7 यहाँ पर आएगी। तो आपकी सातों टेबल को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ना। तो आप इजीली क्वेश्चन के साथ इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अपना हो ही गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विषय में पक्ष य पक्ष अ का अंग है तथा अ को य से पहले आना चाहिए, यह किससे संबंधित है? इफ इन अ सब्जेक्ट फेसिड बी इज एन ऑर्गन ऑफ फेसिड ए, देन ए शुड प्रिसिडेट बी इज रिलेटेड विद। ये किस प्रिंसिपल से संबंधित है ना। जब अपन क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं ना, तब ये वाला पार्ट अपने सामने आता है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है ना, वो सामने आता है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना होल ऑर्गन प्रिंसिपल। ठीक है, ये इससे संबंधित है। जैसे एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस प्रिंसिपल को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है पक्ष य पक्ष अ का अंग है तथा अ को य से पहले आना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि जो कंप्लीट एक बड़ा पार्ट है वो पहले आएगा और उसका अंग जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, यानी कि बॉडी पहले आएगी और उसके पार्ट बाद में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बॉडी इस एग्जाम्पल में बॉडी क्या है, इंडिया है, यानी कि ये बड़ा पार्ट है। तो इंडिया पहले आएगा, इंडिया को पहले रखेंगे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फिर प्रेसिडेंट आएगा, यानी प्रेसिडेंट इंडिया का अंग है। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल को डिफाइन किया है मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, इजी इजी फॉर्म में आपको बता दिया है कि कैसे रंगनाथन ने होल ऑर्गन प्रिंसिपल को डिफाइन किया था, है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। और ये जो दो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ऑफ, इसमें दो प्रिंसिपल ऐसे हैं, प्रिंसिपल ऑफ, एक मिनट इस तरफ मैं आपको लिखूँ, प्रिंसिपल ऑफ फेसेस सीक्वेंस। कौन कौन से हैं इसमें फेसेस सीक्वेंस वाले प्रिंसिपल, कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला है और एक काउ कान वाला, काउ कान फाइनेंस, गाय बछड़ा सिद्धांत। ठीक है, ये जो है वो हेल्पफुल सीक्वेंस वाले प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल, पी को मैंने शॉर्ट लिख दिया है, हेल्पफुल, हेल्पफुल सीक्वेंस। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा सा ब्रीफ इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना। आगे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, डीडीसी से रिलेटेड है। डीडीसी के अनुसार अनएम्प्लॉयड कारपेंटर किसका उदाहरण है? अकॉर्डिंग टू डीडीसी अनएम्प्लॉयड कारपेंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, बताएं। एक तो है अपना फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल सब्जेक्ट, सेकंड है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, थर्ड है कंपाउंड सब्जेक्ट, और डी है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। सरल विषय, जटिल विषय, मिश्रित विषय, संपूर्ण विषय। ठीक है, तो ये जो टाइटल यहाँ पे दे रखा है ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना। तो अपन चेक कर लेते हैं कौन सा आएगा। ये जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब मैम ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कैसे हो गया, यही हमें पता नहीं लग रहा है, तो कैसे पता लगे? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट देखिए वो सब्जेक्ट होते हैं जो दो मेन क्लास से मिलकर बनते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं जियो पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स। ठीक है, बायोफिजिक्स पढ़ते हैं अपन लोग, तो बायोफिजिक्स भी दो सब्जेक्ट से मिलकर बना है, बायोलॉजी और फिजिक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मतलब दो जो मूल विषय हैं उनका मिक्सचर जब हो जाता है। यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयड कारपेंटर, अनएम्प्लॉयड एक अलग मेन क्लास है, कारपेंटर एक अलग मेन क्लास। ठीक है, तो इसलिए इसे किस श्रेणी में डाला गया है? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऐसा सब्जेक्ट जो दो मूल विषय से मिलाकर बना। ठीक है, 13 है फेसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी फास्ट के द्वारा विकसित की गई है। फेसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी फास्ट इज डेवलप्ड बाय, आपको बताना है ए OCLC। ठीक है, सेकंड है इफ्ला, सी है ALA और सी ये जो फास्ट जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो किसके द्वारा डेवलप हुआ, ये आपको बताना है ना।
ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स में, इसीलिए ये सीरीज लाई गई कि आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा मजबूत रहे। और आप इस तरह एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो आपको आई होप बहुत जल्दी अच्छे से याद हो, है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ना है सबको। तो इसका करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा OCS, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 67 में। तब इसका नाम क्या था? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। बाद में ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर हुआ था, लेकिन पहले ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर नाम था स्थापना के टाइम। ठीक है। इफ्ला की स्थापना अपने हुई थी 1927, ALA 1876। ठीक है, 6 अक्टूबर 1876। और ये सीलिप आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, तो ये भी हमने कुछ ईयर देख लिए साथ के साथ, ताकि हमें याद रहे, है ना। तो ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 है द्विबिंदु वर्गीकरण, छठवें संस्करण के मुख्य वर्ग ओ साहित्य के पक्ष के सही अनुक्रम की पहचान। देखिए ओ लिटरेचर जो मेन क्लास है ना, वो बार बार पूछी जाती है आपके मेनली एग्जाम सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड आप ले लीजिए। वो मेन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट मेन क्लास, तो हमें इसको स्पेशली बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेसेट्स इन मेन्स ऑफ क्लास ओ लिटरेचर इन पोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन, 6th रीप्रिंट एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। यहाँ पे आपको पता है 4 P1 P2 P3 P4 की यहाँ पे बात की गई है। जो ओ लिटरेचर जो मेन क्लास है ना, उसका जो फेसेट फॉर्मूला है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताना है। तो हमें पता है करेक्ट सीक्वेंस बी वाला ऑप्शन का करेक्ट होगा। पहले आएगी लैंग्वेज, फिर आएगा फॉर्म, फिर ऑथर, फिर, यानी कि पहले उसकी भाषा आएगी। ठीक है, कोई भी साहित्य है उसकी भाषा आएगी, उसे किस तरह जमाना है, पहले भाषा, फिर रूप, और फिर लेखक का जन्म वर्ष, और फिर उसके कारण। ठीक है, तो ये तो अपना हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, ये P3, और ये हो जाएगा अपना P4। ठीक है, तो इसका कभी कभी फेसेट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं, है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। P1, P2, P3, P4। ठीक है, इस तरह चलता है। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि ओ साहित्य की जो मेन क्लास है कोरन क्लासिफिकेशन 6 रिप्रिंट एडिशन में, उसका फेसेट फॉर्मूला क्या करेक्ट होगा, है ना। तो करेक्ट ये होगा, आप ये ध्यान रखिए, P1 और P4 के आगे, P1 के पीछे P4 के आगे जो है वो कॉमा लगा हुआ है, P2 P3 के बीच में कोई कॉमा नहीं है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ कॉमा दे देंगे, हर एक के आगे कॉमा दे देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है इसका करेक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया P1 क्या है, लैंग्वेज है, P2 फॉर्म है, P3 ऑथर है, P4 क्या है, इसका वर्ड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से डी स्पेस के साथ संबंधित है। डी स्पेस सॉफ्टवेयर है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन। निःशुल्क ओपन सॉफ्टवेयर है, बी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्णतया ग्राहीकृत, सी है गूगल स्कॉलर अनुक्रमणीकरण के आशान्वित, और डी है 51 भाषाओं में इंटरफेस उपलब्ध। ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि डी स्पेस से संबंधित कौन सा। ये देखिए बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। डी स्पेस को जो सॉफ्टवेयर है उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे तो आप एकदम टू दी पॉइंट इसको याद ही कर लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट अपना है निःशुल्क ओपन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है। बी है उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप पूर्णतया ग्राहीकृत है, बिल्कुल है, यूजर फ्रेंडली है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सी गूगल स्कॉलर अनुक्रमणीकरण के लिए आशान्वित है, बिल्कुल है। डी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है, 51 भाषाओं में इंटरफेस उपलब्ध, ये इसका गलत ऑप्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ABC। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 15th आपका कंप्लीट होता है। 16
एक नेटवर्क में बैंडविड्थ को डैश 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 कहा जाता है। आजकल कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं, तो और बैंडविड्थ से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी कॉलेज लाइब्रेरियन वाली जो वैकेंसी आई थी, उसका जो पेपर लगा था, है ना, 24 मई वाला, उसमें बैंडविड्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था, तो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो गया, है ना। तो क्या है, ऑप्शन ए है अपना नेटवर्क आकार, बी नेटवर्क में दूरी, सी डेटा अंतरण दर का मापन, और डी है कम से कम डेटा अंतरण दर का मापन। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना सी हो जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए, साइज ऑफ नेटवर्क, बी डिस्टेंस इन नेटवर्क, सी है अ मेजर ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट, रेट आएगा यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, रेट, डी है ए मेजर ऑफ मिनिमम डेटा ट्रांसफर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर ऑफ डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर का मापन। बैंडविड्थ किसको बताता है कि डेटा किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है ना। तो बैंडविड्थ का जो ये जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, बैंडविड्थ किसको बताता है, मेजर ऑफ डेटा ट्रांसफर। 17 है, किस वित्तीय अनुमान की विधि में प्रति व्यक्ति जनसंख्या की न्यूनतम राशि निश्चित है, ये बताना है आपको। ये बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, और ये बजटिंग के ही सारे प्रकार है, यहाँ पे जो दिए हुए हैं ना आपको ऑप्शंस में, ये सारे बजटिंग के प्रकार है। तो पहला प्रकार, पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति विधि, बी बताता है अनुपातिक विधि, सी विवरण विधि, डी आपका हो जाएगा शून्य आधारित बजट विधि। इन विच फाइनेंशियल एस्टिमेशन मेथड अ मिनिमम अमाउंट पर हेड ऑफ पॉपुलेशन इज फिक्स्ड, इसे बताना। तो आपको देखो, पर हेड से आपको यहाँ पर पकड़ में आ जाएगा इसका ऑप्शन आंसर ना, पर हेड से पकड़ में आ जाएगा, यहाँ पे प्रति व्यक्ति से समझ आ जाएगा आपको, है ना। तो प्रति व्यक्ति के बारे में पूछा है कि ऐसा बजट जो प्रति व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो ऐसा कौन सा बजट है। तो फर्स्ट अपना ऑप्शन पहले दिख गया है हमें, पर कैपिटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा पर कैपिटा मेथड। जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 1970 में आया था कंसेप्ट, 1970। कौन लेकर आया था, पीटर पायर, पीटर पायर। पीटर पायर जो है वो जीरो बेस बजटिंग का कंसेप्ट लेकर आए थे, है ना। 1970 में आया था, लेकिन भारत में कब इसे अपनाया गया था तो वो भी देख लीजिए। इंडिया में कब इसे अडॉप्ट किया था, इंडिया अडॉप्टेड, इंडिया ने अडॉप्ट किया बाय 1987, 1987 में ये जो है इस कंसेप्ट को, जीरो बेस बजटिंग को अपनाया था इंडिया ने। ठीक है, जीरो बेस बजटिंग है क्या, अब ये जान लेते हैं। तो मैम जीरो बेस बजटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर पुराने जो बजट्स बनाए गए हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता है, नए सिरे से जो है वो बजट तैयार किया जाता है ना। पिछले मदों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखकर नए सिरे से एक बजट बनाया जाता है, जिसे जीरो बेस बजटिंग कहा जाता है। यानी कि शुरुआत से ही सब कुछ किया जाता है, पिछला जो कुछ हुआ बजट में, कौन से बजट बने क्या बने, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। जीरो मतलब जीरो से स्टार्टिंग करना। ठीक है, तो जीरो बेस बजट हो गया नए सिरे से बनने वाला बजट। इसका करेक्ट आंसर तो अपना हो जाएगा पर कैपिटा मेथड। ठीक है, फिर है 18, ISO 31000 इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर। अब क्वेश्चन ISO से भी बहुत पूछे जाने लगे हैं, ये स्टैंडर्ड किसका है, ये स्टैंडर्ड किसका है, तो आपको स्टैंडर्ड भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि 31,000 इज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर, किसके लिए है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए है, एनर्जी मैनेजमेंट के लिए है, स्पेस मैनेजमेंट के लिए है, या फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए ऑप्शन, पुस्तकालय प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, स्थान प्रबंधन, और डी आपका हो जाएगा जोखिम प्रबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट। 31,000 ISO किससे रिलेटेड है, तो रिस्क मैनेजमेंट से। ठीक है, ये तो फैक्ट है, फैक्ट तो आपको वैसे याद करना पड़ेगा, है ना। 19वां है जनरल ट्रांसलेशन टुडे डैश 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 प्रकाशन है। जनरल ट्रांसलेशन टुडे इज अ पब्लिकेशन ऑफ, किसका पब्लिकेशन है, हेल्थकेयर का है, नेशनल ट्रांसमिशन मिशन का है, इन्फ्लुबनेट का है, या फिर कमीशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल टेक्नोलॉजी, किसका प्रकाशन, ये आपको बताना है।
ठीक है, थोड़ा सा मैं निस्केयर के बारे में बता देती हूँ। निस्केयर जो है वो दो संस्थाओं से मिलकर बना था। एक तो थी निस्कॉम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, निस्कॉम, प्लस इंस्डॉक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इन दोनों से मिलकर बना था निस्केयर। कब बना था? 2002 में। एक एक ऑप्शन को हम देखते चलेंगे, है ना। तो इसकी स्थापना तो हुई थी 1951 को, है ना, ऊपर इसको लिख देती हूँ, ये 1952 को। ठीक है, इन्फ्लूनेट की स्थापना 1993 में हुई थी। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरीज नेटवर्क, है ना, जिसका जो मुख्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात में, इन्फ्लूनेट। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। ठीक है, ये किसका प्रकाशन है? जनरल ट्रांसलेशन टुडे, ट्रांसलेशन से ही आप याद करें। ठीक है, ये कीवर्ड हो गया आपका जनरल ट्रांसलेशन टुडे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी के ऑप्शन भी हमने चेक कर लिए। कमीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, ये जो है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ये वैसे ही डाला हुआ एक्स्ट्रा में ऑप्शन है, तो इसको देखने की जरूरत है। ठीक है, 20वां है यहाँ पर अपना, संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी, मध्यमार्गी और उदारवादी सिद्धांतों को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये बहुत बार पूछा जाता है ना, तो इसको रट लीजिए, इस क्वेश्चन को तो अपन को रटना ही है। ठीक है, तो कंजर्वेशन मॉडरेट लिबरल थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस आर प्रोपाउंडेड बाय, किसने प्रोपाउंड किया था? क्या एस आर रंगनाथन ने किया था, सिमिलर रॉस्टन ने किया था, जेम्स आई वायर ने किया था, या मेलविल डेविस? तो ये जो कंसेप्ट है ना, वो रेफरेंस सर्विसेज से रिलेटेड है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो थ्योरी आई थी ना रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड, कंजर्वेशन मॉडरेट और लिबरल, ये जो थी रूढ़िवादी, मध्यमार्गी, उदारवादी, ये किसने दी थी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स आई वायर। ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स आई वायर, जेम्स आई वायर। और सिमिलर रॉस्टिन का भी यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? तो इनकी थी मिनिमम मिनिमम मिडलिंग, मिनिमम मिडलिंग और मैक्सिमम, ये वाली थ्योरी दी थी सिमिलिन रॉस्टन। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, कभी तो ये वाला पूछ लेते हैं, कभी ये वाला पूछ लेते हैं, तो रोटेशन वाइज जो है वो क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं कभी कभी, तो हमें ये याद रखना है। कंजर्वेशन वाली थ्योरी तो जेम्स आई वायर ने दी थी, और सिमिलर रॉस्टन वाली जो थ्योरी थी वो मिनिमम मिनिमम मिडलिंग एंड मैक्सिमम वाली थ्योरी सिमिलर रॉस्टन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट अपना आंसर हो गया सी। 21 है, जीवन के रास्ते के प्रसंग प्रतिरूप एवरी डे लाइफ इंफॉर्मेशन सीकिंग को किसने विकसित किया था? Who developed the model everyday life information seeking in the context of way of life? ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन हमारा है सेंडा अर्डेज, बी है डेविड एलिरा, सी है रीजो रोवेलेनिन, डी है एम बी ईरान वर्ग। तो देखिए, ये भी अपन को याद करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ समझने की चीज नहीं है। इंफॉर्मेशन सीकिंग एक अपने आप में ही एक टॉपिक है ना, तो उसके अंदर से ये पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन को बताना है कि ये जो एवरीडे लाइफ इंफॉर्मेशन सीकिंग है उसको किसने विकसित किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रीजो रोवेलेन, रीजो रोवेलेन। ठीक, सी। 22 है हमारा, 1949 में त्रिस्तरीय उपयोगिता शिक्षा कार्यक्रम को किसने प्रस्तावित किया था? ये बताना है। एजुकेशन, इसमें इंग्लिश वाला कुछ गायब है वर्ड्स, तो आप ये देख लीजिए। 3 लेवल एजुकेशन प्रोग्राम है, 3 लेवल यूजर एजुकेशन प्रोग्राम, यहाँ पे इंग्लिश में 3 लेवल यूजर 3 लेवल यूजर एजुकेशन प्रोग्राम वाज प्रपोज्ड बाय, किससे प्रपोज किया था? इफ्ला ने, एएलए पब्लिक लाइब्रेरी सेक्शन ने, सी यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन की यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेक्शन ने, या हॉपकिंस? तो करेक्ट आंसर बताना है हमें। तो देखिए, ये भी फैक्चुअल है अपने आप में, है ना, तो इसको याद ही करना है हमें। यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन,
के यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेक्शन द्वारा किया। ठीक है, ये इसका करेक्ट है। इफ्ला की स्थापना अपन ने देखते हैं 1927 को हुई थी। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म है इफ्ला। ठीक है, फुल फॉर्म भी साथ में देखते चलिए। कभी कभी एस ई एस में भी जो ऑप्शंस हैं हमारे गड़बड़ कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स के कारण ही हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाते हैं। कभी एस ई एस का ही फर्क दे देते हैं, है ना। तो स्पेलिंग स्पेशली देख के चले, है ना। हर एक फुल फॉर्म की जो इंस्टीट्यूशन आपके सामने आ रहे हैं ना, उनकी फुल फॉर्म हमें याद रखनी। 23rd है, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है आधारित अध्ययन, बी है हैग्ने यूटिक्स, सी है प्रयोगात्मक और डी है निवंशीय अध्ययन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड? आपको बताना है कौन सा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो रिसर्च जो आपका टॉपिक है ना, अभी कॉलेज लाइब्रेरी वाली जो भर्ती आएगी वो आई थी, जो हमने पेपर दिया है उसके अंदर जो रिसर्च मेथड्स के जो एक स्पेशली एक टॉपिक दिया हुआ है, तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च वगैरह ये सब जो मैटर है वो दे रखा है। तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड कौन सा है इसमें। तो पहला हमारा आता है ग्राउंडेड थ्योरी है, हेरोक्यूटिक्स है, एक्सपेरिमेंटल है या एथनोग्राफी है ना। तो ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड किसमें होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड इज नॉट, सॉरी इज नॉट नॉट पूछा है, यानी क्वांटिटेटिव बारे में पूछा है। सॉरी, मैंने क्वालिटेटिव बता दिया, यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के बारे में पूछा है, नॉट अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। तो क्वांटिटेटिव कौन सी है हमारी? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बाकी के जो ये जो 3 ऑप्शन है वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के ऑप्शंस हैं, और ये जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा अपना एक्सपेरिमेंटल। 24th आता है ग्रीन ग्लास एक सर्विस या कार्यक्रम है, सेवा आएगा। ग्रीन ग्लास एक सेवा कार्यक्रम है। ग्रीन ग्लास इज अ सर्विस प्रोग्राम, और किसकी है? सीलिप की है, एएलए की है, इफ्ला की है या ओसीएलसी? ये बताना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ओसीएलसी। ग्रीन ग्लास जो सेवा है वो किसकी? ओसीएलसी, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसके अलावा भी इसके कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है ओसीएलसी के बारे में। ओसीएलसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसके कुछ प्रोडक्ट्स भी जान लेते हैं कि ओसीएलसी के कौन कौन से उत्पाद हैं। तो एक तो देखिए अपना आता है वर्ड शेयर, है ना। एक आता है कैट एक्सप्रेस, कैट एक्सप्रेस। ठीक है, वर्ड शेयर, कैट एक्सप्रेस, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ओसीएलसी के, तो वो हमें अच्छे से याद करने के क्वेश्चन जो है वो ओसीएलसी के बारे में बहुत ज़्यादा आते हैं और हमें याद भी करना चाहिए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स और भी हैं, अभी मैंने 2 ही लिखे हैं यहाँ पे, तो आप याद कर लीजिएगा इसे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओसीएलसी। 25th है हमारा ग्रंथालय व्यवसाय सेल्समैनशिप है। इस कथन को किसने कहा है? हु सेड दैट लाइब्रेरियनशिप इज अ सेल्समैन? ये एक स्टेटमेंट है, वो बताना है ये किसके द्वारा कहा गया था, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना डब्ल्यूसीबी सेयर्स, बी एस आर रंगनाथन, सी है अपना मार्गरेट हचिंस और डी है विलियम कार्स। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? एस आर रंगनाथन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 है हमारा प्रबंधन परिवर्तन का 3 धरण मॉडल, अनफ्रीज, मूव, यहाँ पे मूव आएगा आपका, अथवा चेंज एवं रीफ्रीज किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? द 3 फेज मॉडल ऑफ चेंज मैनेजमेंट दैट इज अनफ्रीज, मूव, चेंज एंड रीफ्रीज वाज फॉर्मुलेटेड बाय। ये चेंज मैनेजमेंट जो है ना, प्रबंधन परिवर्तन एक टॉपिक है, उसमें एमएलआईएस के अंदर भी आपके आता है ये वाला टॉपिक। जब आप एमएलआईएस की बुक पढ़ते हैं ना, तो अलग से एक टॉपिक दे रखा है चेंज मैनेजमेंट।
आप कभी देखना उस बुक के अंदर। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है अनफ्रीज, मूव और चेंज, रीफ्रीज फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुर्तलेविन। कुर्तलेविन के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। ठीक है, तो ये है क्या? अनफ्रीज, मूव और रीफ्रीज जो यहाँ पे चेंज मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो क्या है? देखिए, कोई भी जो संगठन है वो शुरुआती दौर में जब मार्केट में उतरता है तो वो अनफ्रीज मोड में होता है, यानी कि उसे मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, वो जैसा है वैसा रहता है, केवल ऑब्जर्व करता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो ये क्या हो गया? अनफ्रीज कंसेप्ट, यानी उसको कुछ नहीं पता, वो जैसा है वैसा है। अनफ्रीज मतलब जो जमा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अनफ्रीज कंसेप्ट ये हो गया कि उसे नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है। और मूव, उसके बाद आता है अपना मूव, चेंज, यानी कि जैसे जैसे वो मार्केट में बढ़ता है, आगे अपने प्रोडक्ट्स निकालता है कोई भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपने आप को मूव करने की कोशिश करता है, यानी उस वातावरण में ढालने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे वो मूव होता है। फिर उसके बाद में आता है रीफ्रीज कंसेप्ट, यानी वो जब मैनेजमेंट को पूरा अच्छे से समझ जाता है, मार्केट को अच्छे से समझ जाता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है और मुझे किस तरह की कंपटीशन को फेस करना है, तो वो पूरी तरह से अपने आप को क्या कर लेता है? ट्रांसफॉर्म कर लेता है, यानी अपने आप को चेंज कर लेता है। तो वो हो जाता है रीफ्रीज, यानी पुनः स्थापित कर लिया अपने आप को। तो ये कंसेप्ट है चेंज मैनेजमेंट का। पहला मैंने बताया अनफ्रीज, यानी उसे कुछ नहीं पता, वो ब्लैंक है, वो नया मार्केट में उतरा है। सेकंड है चेंज, यानी धीरे 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 उसने अपने आप को सेटअप करने की कोशिश की। फिर आता है रिफ्रीज, यानी पुनः स्थापित करना, यानी अब जैसा वातावरण है उसने अपने आप को ढाल दिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है चेंज मैनेजमेंट का। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्तव्य। निम्नलिखित में से किन सार्वजनिक पुस्तकालय 27 है, निम्नलिखित में से किन सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है? ये बताना है आपको। ए कर्नाटका, बी गोवा, सी हरियाणा, डी बिहार दे रखा है। यहाँ पे बताना है आपको ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे लाइब्रेरी सेस लगता है। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ थोड़ा सा ईयर वाइज। ये पब्लिक लाइब्रेरी कर्नाटका वाला 1965 में आया था, गोवा वाला 1993 में आया था, बिहार मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया 2008 में आया था, और हरियाणा अपने आया था 1980। तो यहाँ पे अपने को ईयर नहीं पूछा है, ना सीक्वेंस पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि लाइब्रेरी सेज जो है वो कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, जहाँ पे प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स लगा हुआ है। हरियाणा और इसमें दोनों में टैक्स हो। ठीक है, यहाँ पे सॉरी कर्नाटका में लैंड वाले पे टैक्स लगता है, लैंड रेवेन्यू पे टैक्स लगता है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स लगता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। तो पहला ही ऑप्शन हमका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और सी सही है। यहाँ पे कोई सेस नहीं, लाइब्रेरी सेस नहीं। ठीक है, 28 है, एयर इंडिया का महाराजा किसका प्रतीक है? सिंबल ऑफ महाराजा ऑफ एयर इंडिया इज, यानी यहाँ पे सिंबल की बात की गई है, केवल सिंबल की। तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉपीराइट, बी स्टैंडर्ड, सी पेटेंट और डी ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे सिंबल है, कोई प्रतीक है, यानी कि कोई ट्रेडमार्क है ना? तो यहाँ पे बात की गई है वही प्रतीक की। तो प्रतीक का मतलब है यहाँ पे कोई ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेडमार्क की बात की गई। सिंबल ऑफ महाराजा ऑफ इंडिया किसका प्रतीक है? ट्रेडमार्क है। यहाँ पे कॉपीराइट की बात तो होगी नहीं, क्योंकि साहित्य म्यूजिक इससे रिलेटेड होता है कॉपीराइट, तो है ना? स्टैंडर्ड अपने आप में मानक होते हैं। पेटेंट किसी चीज का इनोवेशन करके उसका पेटेंट करवाना, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी मैंने इनोवेट की और उसका मैं पेटेंट करवा लूँ, तो वो चीज तो पेटेंट के अंदर आती है। यहाँ ट्रेडमार्क यानी सिंबल की बात की। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज हमने 28 क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से समझे, देखें, एक एक को एक्सप्लेन किया है, यानी ऑप्शंस को हमने यहाँ पे अच्छे से देखा है ना? तो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, और इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।